Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of second year, as you know, we are studying grammar. Our topic for today is sentence. This is very important topic because in objective paper they ask different concepts from objective types from this sentence. उसमें उनके एनालिसिस भी है, कंपोनेंट्स भी हैं, कंडीशनल सेंटेंस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. तो और इसके अलावा सब्जेक्ट एनालिसिस, प्रेडिकेट एनालिसिस, ऑब्जेक्ट एनालिसिस, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कंप्लीमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पेपर में वो रिपीटेडली पूछते हैं. बड़े हाई लेवल की, एडवांस लेवल की एप्लीकेशंस हैं. लेकिन उससे पहले कि हम उस लेवल तक जाएं, इट इज़ बेटर कि एक दफ़ा बिल्कुल हम इसको बेसिक से रिवाइज कर लें. जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे क्लास में जिनके अभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन की जरूरत है. तो उसके लिए लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन. So, when we define a sentence, it is a group of words. It is a group of words that gives a complete meaning. A group of words that gives a complete meaning. Right? यहाँ पर आप देखें आई हैव हाईलाइटेड कंप्लीट. स्टूडेंट्स की कॉमन राइटिंग जो पेपर में अटेम्प्ट करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी पंक्चुएशन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से वो जो सेंटेंस लिखना चाह रहे होते हैं वो सारा सेंटेंस जो है वो इनवैलिड रहता है. कहीं फुल स्टॉप लगा दिया, कहीं कॉमा लगा दिया, कहीं क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया. तो कीप इन माइंड कि योर सेंटेंस इज नेवर कंप्लीट अनलेस यू हैव गिवन इट्स कंप्लीट मीनिंग. ठीक है, दैट इज व्हाई मैंने इसमें कंप्लीट को हाईलाइट कर दिया. तो by definition, sentence is a group of words that gives a complete meaning. जब आप कोई चीज बात कर रहे हैं और उसका पूरे का पूरा मफहूम मीनिंग जो आप कहना चाह रहे हैं वो जब कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए, उसको हम कहते हैं सेंटेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जुमला. तो ये चीज जो है दिस इज कॉल्ड सेंटेंस व्हिच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग. फॉर एग्जांपल, I have done my work. I have done my work. अब look at this sentence कि इसमें अगर मैं इसको my यहाँ से add start कर लूँ या यहाँ अगर end कर लूँ तो कुछ इसमें से out कर दूँ चीजें तो ये sentence incomplete हो जाएगा. इसका मतलब है कि इसका meaning ही complete नहीं होगा, यानी it will not be a sentence. Next देखें, you did not reply me. You did not reply me. आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया. अब if we look at this sentence तो इसमें भी एक क्लियर कट आइडिया पूरे का पूरा कन्वे हो रहा है. तो ये हमेशा बात ध्यान में रखें कि जब आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो you are not supposed to add a full stop or a question mark unless your sentence is complete. इसकी देखिए थर्ड एग्जांपल है, बिकॉज आई वॉज इल. इसके आगे मैंने एक क्रॉस लगाया हुआ है. ये मैंने इसलिए लिखा है कि देखिए जो ऊपर के दो सेंटेंसेस हैं, आई हैव डन माय वर्क और यू डिड नॉट रिप्लाई मी, ये दो आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं. लेकिन उसके मुकाबले पर दिस पार्ट, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, अब इट इज हाफ मीनिंग, इट इज नॉट अ सेंटेंस. ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव एडेड अ क्रॉस हियर कि मैंने मेंशन कर दिया कि ये सेंटेंस नहीं है. When we say a complete meaning, तो ये these two sentences they are sentences because they are providing us complete meaning. On the other hand, this example it is not a sentence because it is giving us an incomplete meaning. And when we check the papers, तो बार-बार मैं क्लास में एक चीज इंसिस्ट करता हूँ कि इंग्लिश आपका लैंग्वेज पेपर है और इसमें आपकी लैंग्वेज की इवैल्यूएशन है. तो बी वेरी केयरफुल कि हम जब मार्क्स की कटिंग करते हैं, अभी भी आपको हमने पेपर रिटर्न किए हैं, उसमें कई स्टूडेंट्स से पूछा कि सर ये नंबर क्यों कटे. मैंने ठीक लिखा था. ठीक लिखने का कॉन्सेप्ट आपका सेंटेंस बेस्ड है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेंटेंस का ठीक हो, पंक्चुएशन स्ट्रक्चर ठीक हो. तो आप ये देखें, मेनी स्टूडेंट्स स्टार्ट देयर सेंटेंस विद बिकॉज आई वाज इल. ठीक है, इतना जब आप लिख लेते हैं, दिस इज नॉट अ सेंटेंस. सेंटेंस इज व्हाट गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग. जब आप पूरी बात करेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी कॉल्ड सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, अगर मैं जब मैं क्लास में आता हूं और आकर आपसे इतना कह दूं कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है, टुडे वी विल स्टडी दिस टॉपिक, आपको पूरा आइडिया कन्वे हो गया. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं कि जब मैं क्लास में आऊं तो व्हेन आई कम टू द क्लास and I keep silent, it means that I have not spoken the whole sentence.
हो सकता है ऑफिसर कह दे कि सर अपना सेंटेंस कंप्लीट कर दें, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज और क्लॉज। तो आप याद रखें कि यू आर नॉट सपोज्ड टू मेक एन एप्रीहेंशन कि जी आपने जो चीज लिखी है वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। सेंटेंस तब कंप्लीट होगा जब वो आपको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर देगा। ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर दिए। नेक्स्ट कंपोनेंट्स के व्हेन वी स्ट्रक्चर अ सेंटेंस तो उसके क्या कंपोनेंट्स हैं वो आ जाते हैं। व्हाट आर कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स आर द आइटम्स दैट कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। कंपोनेंट्स क्या चीजें हैं? द आइटम्स दैट कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। जब आपने एक सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए आपको जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, तो उसमें आपके जो कंपोनेंट्स, उसकी फाउंडेशन है, उसकी रूफ और सीलिंग है, उसकी वॉल्स हैं, उसमें बाकी इनसाइड फिनिशिंग वर्क है, दे आर ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसके बगैर क्या योर हाउस इज नॉट कंप्लीट। Likewise is the case with the sentence कि there are certain component items which are needed to construct a proper sentence। वो items कौन कौन से हैं? Subject, verb, object। There are 3 main components of which 2 are foremost, most important. Object is an optional component. Subject, verb, object। What is subject? Subject is that character around whom the whole sentence revolves। Subject वो किरदार है जिसके गिर्द पूरी की पूरा सेंटेंस रिवॉल्व कर रहा है। He is the cause of the sentence. He is the main factor of the sentence। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन क्या है? Subject is the noun or a pronoun that performs or applies the action। वो noun या pronoun जो वर्ब को या एक्शन को अप्लाई कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, यानी मेन कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ही इज द कॉज ऑफ द वर्ब, ही इज द मेन फैक्टर ऑफ द वर्ब, ही इज द एप्लीकेंट ऑफ द वर्ब, ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द होल सेंटेंस। राइट, विदाउट सब्जेक्ट योर सेंटेंस विल फॉल फ्लैट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, द नाउन और अ प्रोनाउन that performs or applies the action या verb is called subject। अब ये subject को I have revised because when we'll study detailed analysis of sentence, उसपे subject की भी further क्या वर्ड उसपे एनालिसिस है, उसकी कंपोजिशन है, उसके साथ अटैचमेंट्स हैं, जो पार्ट ऑफ सेकंड ईयर पेपर है और उसको हमने इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ना है। इसके लिए मैंने आपको ये चीज बताई है, रिवाइज करवा दी है कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट और ये सारी चीजें। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा वर्ब। वर्ब इज द एक्शन। हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा अ नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म या अप्लाइज द एक्शन। तो वर्ब इज that action which is applied by subject। For example, look at these sentences. I have done my work। I have done my work। अब इस एग्जांपल में जो done था, this was the action। ठीक है, I is the subject, done is the action। Right? Likewise, you did not reply me। Reply जो है it is the action। Right? So this is called the verb or the action which is applied by a subject। Third component is object। Object हम कहते हैं target, our aim, our future direction। ठीक है, same is the application in the sentence। Object क्या चीज है? वो चीज है जिसके ऊपर verb apply हो रहा हो। एक वो कैरेक्टर है जो verb apply कर रहा है। ठीक है, एक वो कैरेक्टर है जिसके ऊपर वर्ब अप्लाई हो रहा है, जो अप्लाई कर रहा है, एक्शन अप्लाई कर रहा है, ही इज द सब्जेक्ट। और जो वर्ब एक्शन को रिसीव कर रहा है या जिस पर एक्शन आ रहा है, जो टारगेट एक्शन का, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, देखिए इसमें मैंने रिसीव्स को अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्लियर उसमें देखिए परफॉर्म हाइलाइटेड है और ऑब्जेक्ट में रिसीव। द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं, द नाउन और प्रोनाउन ऑन whom verb is applied। फॉर एग्जांपल, इफ आई से I teach you, तो I
will be the subject, teach is the action, and you, आप मेरी टीचिंग का एक्शन रिसीव कर रहे हैं, you will be the object। इसी तरह अगर मैं कहूँ you talk to me या you help me, अब you जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्प आपका एक्शन हो जाएगा, और मैं पहले जो आई की फॉर्म में वर्ब को अप्लाई कर रहा था, अब मैं एक्शन को रिसीव कर रहा हूं, तो हेल्प एक्शन, तो आई मी में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे चलकर आपको ऑब्जेक्ट की टाइप्स, कॉम्प्लीमेंट्स, एंटीसीडेंट, प्रीसीडेंट्स, बहुत सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। दैट इज व्हाई आई हैव वंस रिवाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो है वो, ताकि आपको बेसिक फाउंडेशन दफा क्लियर हो जाए, रिवाइज हो जाए। बात पॉइंट्स ऐसे होंगे इनके माइंड में नहीं होगा, ये उनके लिए है। तो देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। कंपोनेंट्स क्या चीजें हैं? वो आइटम्स व्हिच कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, और वो हमारे पास तीन है। इनमें सब्जेक्ट एंड वर्ब, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। Without any of these, sentence is incomplete. However, object is not mandatory. It is not must. It is an optional. There are hundreds of sentences जिनमें कोई object नहीं भी आती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो subject और verb है, इनके बगैर there can be no sentence. Now, there are certain examples which I have written here. ये आप देखें, you help him. You help him. You is the subject, help is verb, and him is object। यानी आपने कॉज बने इस वर्ब के, इस एक्शन के, इस पूरे सेंटेंस का सेंट्रल कैरेक्टर इज यू। ठीक है, यू ने एक एक्शन अप्लाई किया, एक परफॉर्म किया, या देखें यहाँ पर परफॉर्म या अप्लाई लिखा हुआ है, वो क्या किया, वो कहना, वो दैट इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, वो वर्ब हुआ हेल्प, लेकिन किस पर किया? हिम पर किया, ऑब्जेक्ट पर किया। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट इस सेंटेंस में आ गए, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वी प्लेड क्रिकेट। वी प्लेड क्रिकेट। वी इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने एक वर्ब अप्लाई किया, प्ले, लेकिन किस पर किया? क्रिकेट पे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो every sentence has these three components. Next again, they were supplying the material. They were supplying the material. They is the subject, supplying is verb, and material is the object. They subject है, इन्होंने एक एक्शन, एक वर्ब अप्लाई किया। ठीक है, और बाई चांस वो वर्ब है सप्लाई, राइट। अब सप्लाई जो है ये इनका वर्ब था, लेकिन किस चीज को सप्लाई किया? वो चीज थी मटेरियल। ठीक है, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, कि ये आपका सब जो व्हेन दे आस्क यू इन द पेपर, तो ये तो बेसिक कांसेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इन पेपर दे आस्क टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, अटैचमेंट विद द सब्जेक्ट्स, वो सेकंड ईयर लेवल के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन टॉपिक तो वही है, लेकिन उससे पहले जो हमारे ये रिवीजन है कि बेसिक दफा कांसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। When we were I was discussing these components, so I told that object is not must. For example, यहाँ if I add a full stop here, you help, it is okay, sentence is complete. They were supplying, full stop, sentence is complete. ठीक है, we played, sentence is complete. I have done, sentence is complete. Many times it happens that I assign you a task in the class, और उसमें क्या होता है कि आप जब कर लेते हैं कहते हैं सर I have done. It is understood that you have done your work. अब I have, you don't mention object, तो मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह you did not reply, मैं be का object remove कर दूँ, reply में full stop लगा लूँ। तो concept of object is optional only where it is required. Likewise, there are certain expressions which don't form object. For example, यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा we played cricket, तो अगर मैं सीधा लिखूँ we played in the ground या we played in the evening, तो in the ground या in the evening ये objects नहीं है। तो ये there must be very settled concept of subject and object in your mind, क्योंकि आगे इनकी टाइप्स आएंगी तो वो काफी डिफिकल्ट स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट रहती है, और वही आपको ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। तो these are the three basic components of sentence। अब ये टॉपिक है कंपोनेंट्स,
एक टॉपिक आएगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वो अलग है। ये आपने ध्यान में रखना है कि एक टॉपिक आगे आ रहा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वो हमारे इसी कंटिन्यूम में आएगा। दिस इज कंपोनेंट्स, यानी वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर आपका एक सेंटेंस जो है वो बनता है। और बाय डेफिनेशन यही आपके जो है कंप्लीट मीनिंग की जब हम बात करते हैं तो वो कंप्लीट मीनिंग आपको ये चीजें ही प्रोवाइड कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दीज सेंटेंसेस, बिकॉज आई वाज इल, बिकॉज से पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो आपका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है, राइट। उसके मुकाबले में ऊपर वाले दो सेंटेंसेस देख लें, देयर इज क्लियर कट सब्जेक्ट एंड वर्ब, देयर क्लियर कट रिटन मेंशन्ड है, तो वो मीनिंग कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं आप ये वाली इस सेंटेंस की बात करूं तो इसकी कंस्ट्रक्शन ही इनकम्प्लीट है। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एवरीवेयर whose main writing fault lies in construction of their sentence. Many students start their sentence with because, इससे पहले full stop और इनके बाद full stop मिला है। They think that they have written a sentence, we underline it with red pen and your marks are deducted. So make it clear that your sentence can never be complete unless you have fulfilled all the ingredients, any components of the sentence and conveyed its meaning. What are features of a sentence, यानी qualities of a sentence, कि आपको sentence imply क्या चीज कर रहा है, किस चीज के बाद आप कहेंगे कि जी ये sentence था। These features include number 1, it gives a complete meaning। सबसे पहले तो ये आप ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि sentence gives a complete meaning, ठीक है। तो incomplete is never a sentence। अभी लेक्चर कंटिन्यू होगा, उसमें आगे चलकर हमारा करेक्शन ऑफ एरर्स में भी ये पार्ट है। आपको पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए करेक्शन ऑफ एरर्स, उसमें पंक्चुएशन मिस्टेक है और वो पंक्चुएशन मिस्टेक उसमें ये चीजें भी आ जाती हैं। लाइकवाइज इन ऑब्जेक्टिव पेपर यू हैव डिफरेंट पार्ट्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में किस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो आपने वहां आइडेंटिफिकेशन स्किल आपकी रिक्वायर्ड होगी। तो उसमें आपने ये चीज देखनी है कि जो आपको मीनिंग प्रोवाइड कर दे। मीनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उस लफ्ज का मतलब क्या है, मीनिंग ये है कि आपको पूरी की पूरी सेंस कन्वे हो जाए। जैसे पहले मैंने एग्जांपल दी, खुद आपकी एग्जांपल दी, आप मुझे क्लास में कह रहे हैं सर आई हैव डन, मुझे कन्वे हो जाता है, मैं आपको कहता हूं ओके प्लीज वेट आई विल चेक, इसका मतलब आपने सेंस कन्वे कर दी। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको इतना कहूं कि जब मैं ये पढ़ा लूं तो, या जब मैं क्लास में आऊं तो, व्हेन आई कम टू द क्लास, व्हेन आई राइट दिस, नाउ दिस इज एन इनकम्प्लीट सेंस। जब तक सेंस कंप्लीट नहीं होती, वी डोंट कॉल इट कंप्लीशन ऑफ मीनिंग। तो टेक केयर whenever you are writing a sentence, be it English or chemistry, physics, whatever your subject is, make it clear कि you should not conclude। आपने माइंड में ये नहीं बनाना कि आपने सेंटेंस लिख ली है। रिसेंटली पेपर स्टूडेंट्स ने मुझसे डिस्कस किया कि अक्सर मैंने सेंटेंस तो लिखा है लेकिन वो सेंटेंस नहीं थे, I was obliged to cut their marks। Second quality is every sentence ends at full stop, ठीक है। ये डॉट आप देख लें, जो ये चीज है इसको हम फुल स्टॉप कहते हैं कि full stop is added। मैं फिर एक चीज आपको बता दूं, full stop is added only when your sentence is complete, meaning सिर्फ जो आप पूरी बात करना चाह रहे हैं वो complete होगी, then you are supposed to add your full stop। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन सेंटेंस की कंप्लीशन होने की ये है कि it is followed by a full stop। Every sentence type of sentence has its own ending mark। तो जो नॉर्मल सिंपल सेंटेंस जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, it ends at a full stop। Third quality is first letter is always capital। A very common writing error on part of students, after full stop they start with a small letter, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का ख्याल नहीं रखते हैं और समझते हैं हमने ठीक लिख दी है। एग्जामिनर क्या करता है, उसको सर्कल कर देगा, आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इन चीजों का आपने बहुत ख्याल रखते हैं, यही आपका जो है वो कंपोनेंट ऑफ पेपर है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल आफ्टर फुल स्टॉप, ये एक रूल है जो आपका सेंटेंस फीचर है। फोर्थ क्वालिटी इज इट हैज यूनिटी ऑफ आइडिया, यानी जो आप एक सेंस कन्वे करना चाह रहे हैं आप वही कन्वे करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बात कर रहे हैं उसको फुल स्टॉप लगाकर आपने कोई और हाफ टाइप बोल दी, जैसे पहले मैंने आपको बताया था बिकॉज आई वाज इल, और फिर आपने कोई और चीज स्टार्ट कर दी। सेंटेंस मींस अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, और उसमें यूनिटी ऑफ आइडिया या थॉट होनी चाहिए। लास्ट क्वालिटी ऑफ सेंटेंस इट हैज क्लियरनेस। क्लियरनेस का मतलब है कि देयर इज नो डाउट अपॉन अंडर आवर अंडरस्टैंडिंग, कि हम आपने जो
सेंटेंस लिखा या जो बात की वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आइडिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसमें किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए। Whenever there is a doubt, इसका मतलब है कि it is not a set. Doubt doesn't mean thought या idea जो कोई deep thought है वो तो क्लियर करना पड़ता है डेफिनेटली, वो एक और चीज है। लेकिन जब आइडिया हाफ रह जाए, जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि if I come to the class, और मैं ये आकर कहूँ जी कि when I come to the class, और मैं एंड कर दूं, now this has created an ambiguity, a doubt in your mind। अब आप सारे सोचेंगे जी कि इसके बाद मैं क्या कहना चाह रहा हूं, it means I have not spoken a sentence, ठीक है। तो this is quality of clearness। तो analyze your writing, right, और इन qualities पर try to build your sentence कि वो complete meaning भी दे, it should end at a full stop, its first letter should be capital, और उसमें जो आप आइडिया कन्वे करना चाह रहे हैं it should have unity और clearness हो। आपका आइडिया, आप देख रहे हैं ये जो दो सेंटेंस मैंने स्टार्ट में लिखे थे, I have done my work, you did not reply me, they convey clear ideas, कोई इसमें ambiguity नहीं है। इस तरह you helped him, we played cricket, they were supplying the material, ये सारे के सारे all these sentences they transferred us complete idea। This is first part of our lecture। I hope everything is clear।